नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 पुस्तक के अध्याय 3 व अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्याय 1 व अध्याय 2 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर देख सकता है। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 3, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। चलिए बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, विधायक कौन होता है? ऑप्शन ए संसद का सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन सी विधानसभा का सदस्य, ऑप्शन डी नगर पालिका का सदस्य। आपको बताना है कि विधायक कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधानसभा का सदस्य विधायक कहलाता है। कथनों में से कौन सा कथन विधायक के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए विधायक को एमएलए भी कहा जाता है, ऑप्शन बी विधायक का चुनाव सरकार करती है, ऑप्शन सी विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है, ऑप्शन डी विधायक विधानसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन ई विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधायक का चुनाव सरकार करती है। यह कथन गलत है, क्योंकि विधायक का चुनाव सरकार के द्वारा नहीं जनता के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक राज्य में एक क्या होती है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी संसद। तो आपको बताना है भारत के प्रत्येक राज्य में एक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधानसभा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है तथा प्रत्येक राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य या विधायक, ऑप्शन डी विधान परिषद सदस्य। तो आपको बताना है कि जनता जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुनती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य या विधायक, या इसे इंग्लिश में एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किसका गठन होता है? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। आपको बताना है कि राज्य स्तर पर जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं उसके माध्यम से किसका गठन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधानसभा का। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने क्षेत्र से किसे चुनती है? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी प्रतिनिधि, ऑप्शन डी मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि का चुनाव करती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन बी विधानसभा के द्वारा, ऑप्शन सी विधान परिषद के द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधानसभा के द्वारा। जब भी राज्य में कानून बनाने की बात आती है तो यह कार्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है और केंद्र में कानून बनाने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं कानून निर्माण के बारे में। राज्य में कानून निर्माण का कार्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है और संपूर्ण देश में यानी कि केंद्र में कानून निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विधायकों, जिन्हें एमएलए भी कहते हैं, के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। एमएलए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मेंबर ऑफ लीगल असेंबली, ऑप्शन बी मास्टर ऑफ लीगल असेंबली, ऑप्शन सी मेंबर ऑफ लेफ्टिनेंट आर्मी, ऑप्शन डी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको बताना है कि एमएलए का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का पूरा नाम है और इसे हिंदी में विधानसभा सदस्य या विधायक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा क्या होती है? ऑप्शन ए वह स्थान जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, ऑप्शन बी वह स्थान जहां राज्यपाल बैठते हैं, ऑप्शन सी वह स्थान जहां सभी विधायक एकत्रित होते हैं, ऑप्शन डी वह स्थान जहां कैबिनेट मंत्री बैठते हैं। तो आपको बताना है कि विधानसभा क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वह स्थान जहां सभी विधायक एकत्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? विधानसभा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी जयपुर में। आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुर में। राजस्थान राज्य का विधानसभा भवन जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है,
हमारे राजस्थान राज्य की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 100। आपको बताना है कि हमारे राजस्थान राज्य की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो हमारे राजस्थान राज्य की कुल विधानसभा सीटें हैं 200। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200। अगला प्रश्न है, हमारे राजस्थान राज्य का विधानसभा क्षेत्र कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 200। आपको बताना है कि हमारे राजस्थान राज्य का विधानसभा क्षेत्र कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200। यानी कि हमारे राजस्थान राज्य का विधानसभा क्षेत्र 200 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि विधानसभा में जाता है। यानी कि 200 निर्वाचन क्षेत्र के हो गए 200 प्रतिनिधि, यानी कि 200 सीटें। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे भारत देश के प्रत्येक राज्य में सरकार कौन बनाते हैं? ऑप्शन ए विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सदस्य, ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य, ऑप्शन डी विधानसभा में विरोधी दल के सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य भारत के प्रत्येक राज्य में सरकार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक दल जिसके सभी विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुए हैं कहलाता है? ऑप्शन ए बहुमत प्राप्त दल, ऑप्शन बी अल्पमत दल, ऑप्शन सी विरोधी दल, ऑप्शन डी समर्थक दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुमत प्राप्त दल। अर्थात वह राजनीतिक दल जिसके सभी विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से विजय हो गए हैं उस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त दल कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहुमत प्राप्त करने हेतु किसी भी राजनीतिक दल को कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? ऑप्शन ए आधे से कम, ऑप्शन बी एक भी नहीं, ऑप्शन सी आधे से अधिक, ऑप्शन डी आधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बहुमत प्राप्त करने के लिए चाहे वो कोई सा भी राजनीतिक दल हो उसे आधे से अधिक सीटें प्राप्त करनी जरूरी होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुमत प्राप्त न होने पर कई राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विपक्षी सरकार, ऑप्शन बी दल बदल सरकार, ऑप्शन सी गठबंधन सरकार, ऑप्शन डी स्वतंत्र सरकार। इसका आंसर हो जाएगा बहुमत प्राप्त न होने पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर एक सरकार बना लेती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गठबंधन सरकार। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी विधायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा में जो भी बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्य में चुनाव संपन्न होने के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, वह क्या बनता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी महासचिव, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। जैसे कि राज्य में चुनाव संपन्न हो जाते हैं और जो भी पार्टी सत्ता में आती है उस दल के सभी विधायक मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं, उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह सभी विधायक जो सत्ता पक्ष या बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन सरकार का हिस्सा नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवाददाता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विरोधी पक्ष या विपक्षी, ऑप्शन डी न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विरोधी पक्ष या विपक्षी। इसके बाद अपन बात करते हैं विरोधी पक्ष या विपक्ष के क्या कार्य हैं। पहला कार्य है इनका सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियां जनता के सामने लाना एवं अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाना। यानी कि जो वर्तमान में सरकार है उनकी नीतियों और कार्यक्रमों की में भी जो भी कमियां हैं वो जनता के सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए यह जन समर्थन जुटाते हैं ताकि भविष्य में अपनी सरकार बना सकें। अगला बिंदु है सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाना कि वर्तमान में जो सरकार निर्णय ले रही है या जो भी कार्य करवा रही है उस पर प्रश्न उठाने का कार्य विरोधी पक्ष या विपक्ष का होता है। अगला है लोगों की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करना और इसका अगला वाला बिंदु है सत्तारूढ़ दल की मनमानी पर प्रतिबंध लगाना ताकि वह लोगों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को नहीं छीने। अगला प्रश्न लेते हैं, राज्य में चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी न्यायाधीश। आपको बताना है कि राज्य में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसके बाद सभी विधायक मिलकर अपने मुख्यमंत्री का चुनाव कर लेते हैं और अन्य मंत्रियों का भी चुनाव कर लिया जाता है। उसके बाद इन मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, वह है मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, जबकि मंत्रियों की नियुक्ति व मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न लेते हैं, सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी कौन होते हैं? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी विधायक, ऑप्शन सी कर्मचारी, ऑप्शन डी मंत्री। आपको बताना है सरकार के विभिन्न विभागों, जैसे वित्त विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया और इसके बाद शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, इनके प्रभारी कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंत्री। इन विभागों के प्रभारी मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी कौन होते हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी राज्य मंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। इससे पहले वाले प्रश्न में भी यही प्रश्न था और इसमें थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है, तो इस वाले प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्री। यानी कि सरकार के विभिन्न विभागों के जैसे स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, इनके प्रभारी मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, सरकार के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी महासचिव, ऑप्शन सी विधायक, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो आपको बताना है कि सरकार के जो विभिन्न विभाग होते हैं उन विभागों एवं मंत्रियों का सामूहिक रूप से प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक रूप से प्रमुख होता है। अब बात करते हैं अपन विभिन्न विभागों के बारे में, जैसे कि वित्त विभाग हो गया, वित्त विभाग का मंत्री को वित्त मंत्री बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया शिक्षा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग के मंत्री को अपन शिक्षा मंत्री बोलते हैं। इसके बाद जैसे मान लेते हैं स्वास्थ्य विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग को मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कृषि विभाग हो गया, कृषि विभाग के मंत्री को अपन कृषि मंत्री बोलते हैं। और इन सभी विभागों और मंत्रियों के जो सामूहिक रूप से प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, राज्य का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, ऑप्शन डी राज्यपाल। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ से घुमा फिरा के बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये बिंदु अपने नोटबुक में लिखने हैं। चलिए बात करते हैं। पहला बिंदु है राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, ये तो याद करना ही करना है। दूसरा बिंदु है राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तीसरा बिंदु है राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। चौथा बिंदु है राज्य में राज्य सरकार का प्रतिनिधि या मुखिया मुख्यमंत्री होता है। पांचवा बिंदु है राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और छठा बिंदु है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो ये 6 बिंदु आपको ऐसे कैसे याद करने हैं। पहला बिंदु है राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। दूसरा बिंदु है राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तीसरा बिंदु है राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। चौथा बिंदु है राज्य में राज्य सरकार का प्रतिनिधि या मुखिया मुख्यमंत्री होता है। पांचवा बिंदु है राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री कहलाता है। और छठा बिंदु है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये 6 बिंदु आपको ऐसे कैसे याद करने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है वो याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। और जब ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं आए तब हमें केंद्र सरकार पर टिक करना है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए? ऑप्शन ए विधायक, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो आपको बताना है कि किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चला रही है या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार में भी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं एनएमएमएस एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो इस चैप्टर से संबंधित है। पहला प्रश्न है निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है?
ऑप्शन ए वह क्षेत्र जहां से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। ऑप्शन बी वह क्षेत्र जहां से विभिन्न प्रकार के खनिज निकलते हैं। ऑप्शन सी जहां देश की राजधानी हो। ऑप्शन डी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैठक का स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह क्षेत्र जहां से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है वह निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है विधायक बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 45 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। आपको बताना है कि विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ताकि वह आयु पूर्ण होने के बाद वह व्यक्ति विधायक बन सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधायक बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी। ऑप्शन ए वसुंधरा राजे, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी यशोदा देवी, ऑप्शन डी मीना कुमारी। आपको बताना है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है। तो यह है अपने यशोदा देवी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी। यह वाला प्रश्न अपन ने इससे पिछले वाले वीडियो में भी हल किया है। आपको बताना है कि वह आयु कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। स्वतंत्रता के बाद मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी जिसे बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं एमएलए का पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन ए विधि प्राधिकारी का सदस्य, ऑप्शन बी विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन सी अधिकार का पालन करने वाले कानून मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि एमएलए का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधानसभा के सदस्य, या इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला प्रश्न लेते हैं भारत में संसद के सदस्यों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विधायक, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी सम्राट, ऑप्शन डी कार्यकारी। आपको बताना है कि संसद के सदस्यों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है। पहले वाले प्रश्न में अपन ने बात की थी कि विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। विधायक को इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये तो हो गया राज्य के संबंध में। अब बात करते हैं अपन भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत में जो संसद होती है उसके जो सदस्य होते हैं उनको अपन बोलते हैं सांसद, और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांसद। अगला प्रश्न लेते हैं राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। आपको बताना है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल बनने एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए विधायक, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, और यह प्रश्न अपन ने पहले भी हल कर लिया है थोड़ी देर पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जबकि मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है। तो वर्तमान में भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु या वोट देने की आयु या अपन इसे बोल सकते हैं मतदान करने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 वर्ष, जबकि स्वतंत्रता के समय मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन 2 5 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं विधानसभा सदस्य क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी सचिव, ऑप्शन डी विधायक। तो अपन ने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, राज्य में विधानसभा होती है और विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं और इन्हें इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधायक। और संसद के सदस्यों को सांसद बोलते हैं, यानी कि इन्हें इंग्लिश में एमपी बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। यह बिंदु भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इन्हें बार बार याद करना है, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं से 1-2 प्रश्न हर बार एग्जाम में प्रश्न आ ही रहे हैं। ठीक है, पहला बिंदु है भारत में जनगणना होती है। तो भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। दूसरा बिंदु है मतदान या वोट या मताधिकार की आयु कितनी है। वर्तमान में 18 वर्ष है मताधिकार की आयु। अगला बिंदु है पंच या सरपंच बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो पंच और सरपंच बनने के लिए आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अगला बिंदु है विधायक बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए।
विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना जरूरी है। अगला बिंदु है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला बिंदु है राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला बिंदु है देश का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो देश का राष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होना जरूरी है। अगला प्रश्न है कई पार्टियों से बनी सरकार क्या कहलाती है। ऑप्शन ए गठबंधन सरकार, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विपक्षी सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कई पार्टियों से मिलकर जो सरकार बनती है उसे अपन बोलते हैं गठबंधन सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गठबंधन सरकार। अगला प्रश्न है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधायक, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी सरकार। अब यहाँ पे पूछा है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। आपको बताना है कि राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल। यह वाला प्रश्न वो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 6 बिंदु बताए थे उनमें से पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी विधायक, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री कहलाता है। अगला प्रश्न है एमएलए का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है मेंबर ऑफ लॉ अथॉरिटी, ऑप्शन बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एमएलए का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों यह थे हमारे अध्याय 3 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथ में हमने वह प्रश्न भी हल कर लिए हैं जो एनएमएमएस एग्जाम में पूछे गए थे। इससे यह पता चलता है कि यह अध्याय अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपन चलते हैं अपने अगले अध्याय 4 की तरफ। अध्याय 4 जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना। इसका पहला प्रश्न है लिंग भेद जेंडर से क्या आशय है। ऑप्शन ए पुरुषों में अंतर करना, ऑप्शन बी शिक्षित व अशिक्षित में अंतर करना, ऑप्शन सी महिला व पुरुषों में अंतर करना, ऑप्शन डी बच्चों व पुरुषों में अंतर करना। तो लिंग भेद या जेंडर से आशय महिलाओं व पुरुषों में अंतर करना लिंग भेद या जेंडर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारे समाज में लड़के एवं लड़कियों के मध्य अंतर करना कब से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन ए विवाह के बाद से, ऑप्शन बी किशोरावस्था से, ऑप्शन सी बचपन से, ऑप्शन डी वृद्धावस्था से। तो हमारे समाज में लड़के एवं लड़कियों के बीच अंतर करना प्रारंभ हो जाता है बचपन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बचपन से। अगला प्रश्न है सामोआ द्वीप किस महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीप समूह का एक भाग है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है सामोआ द्वीप समूह पर कौन सी गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन ए कृषि करना, ऑप्शन बी व्यापार करना, ऑप्शन सी मछली पकड़ना, ऑप्शन डी बागबानी करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामोआ द्वीप समूह पर मछली पकड़ना गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है बालवाड़ी या क्रेच की सुविधा के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 20 से अधिक, ऑप्शन बी 24 से अधिक, ऑप्शन सी 30 से अधिक, ऑप्शन डी 28 से अधिक। यानी कि बालवाड़ी या क्रेच की सुविधा देने के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 से अधिक। अगला प्रश्न है यदि किसी संस्थान में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक हो तो उस संस्थान को निम्न में से कौन सी सुविधा देना अनिवार्य है। ऑप्शन ए आंगनवाड़ी, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी बालवाड़ी या क्रेच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालवाड़ी या क्रेच। यानी कि किसी संस्थान में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उस संस्थान को बालवाड़ी या क्रेच की सुविधा देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है सरकार ने कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल हेतु बालवाड़ी या क्रेच की सुविधा क्यों अनिवार्य की है। ऑप्शन ए है ताकि महिलाएं काम करते हुए बच्चों की देखभाल भी कर सके, ऑप्शन बी है ताकि महिला कर्मचारियों को काम करने के और अधिक अवसर मिले, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ताकि महिलाएं काम करते हुए बच्चों की देखभाल भी कर सकें
और महिला कर्मचारियों को काम करने के और अधिक अवसर भी मिले, इसलिए सरकार ने कार्यस्थलों पर बालवाड़ी या क्रेच की सुविधा अनिवार्य की है। अगला प्रश्न लेते हैं, जब महिलाएं घर के अंदर एवं घर के बाहर दोनों जगह काम करती है तो इसे क्या माना जाता है? ऑप्शन ए दोहरा श्रम, ऑप्शन बी दोहरा बोझ, ऑप्शन सी दोहरी पहचान, ऑप्शन डी वेतनिक कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोहरा बोझ। अगला प्रश्न लेते हैं, दोहरा बोझ शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए घर के अंदर का काम, ऑप्शन बी घर के बाहर का काम, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहरा बोझ शब्द से आशय घर के अंदर के काम और घर के बाहर के काम से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव पर कौन रोक लगाता है? तो यह लगाता है हमारे देश का संविधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान। अब बात करते हैं अपन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 बोलता है कि राज्य अथवा कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, कौन कौन से एक बार वापस देखते हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात राज्य अथवा कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, सतत विकास के कुल 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 5 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन बी जल एवं स्वच्छता, ऑप्शन सी लैंगिक समानता, ऑप्शन डी भुखमरी समाप्त करना। आपको बताना है सतत विकास के लक्ष्य 5 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक समानता। यह आप सभी को पता ही है कि सतत विकास के कुल 17 लक्ष्य हैं, जिसमें पहला है गरीबी, दूसरा आता है भुखमरी समाप्त करना, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, चौथा नंबर पे आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5वें नंबर पे आता है लैंगिक समानता और 6ठे नंबर पे आता है जल एवं स्वच्छता। अगला प्रश्न है, जब किसी को उनके द्वारा किए गए कार्य या कार्य के लिए उचित मान्यता नहीं दी जाती है तो वह व्यक्ति कैसा महसूस कर सकता है? ऑप्शन ए प्रसन्नचित्त, ऑप्शन बी आश्चर्यचकित, ऑप्शन सी अवमूल्यित, ऑप्शन डी अधिमूल्यित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति अवमूल्यित महसूस करता है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति जब अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह व्यक्ति स्वयं को खालिस्तान महसूस करता है। ऑप्शन ए प्रसन्नचित्त, ऑप्शन बी आश्चर्यचकित, ऑप्शन सी अवमूल्यित, ऑप्शन डी अधिमूल्यित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवमूल्यित। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह व्यक्ति स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। अब एक उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उस उपहार को देखकर कुछ भी नहीं कहे तो ऐसे में पहला लड़का अपने आप को अवमूल्यित महसूस करता है। चलिए आपका ही उदाहरण लेते हैं, जब आप में से कोई विद्यार्थी बहुत मेहनत करके अच्छी हैंड राइटिंग में कार्य करके लाता है और अध्यापक के द्वारा उसे वेरी गुड या एक्सीलेंट नहीं दिया जाता है तो वह विद्यार्थी स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, घर के काम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए घर के कामों को महिलाओं से जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी घर के कामों के बदले में वेतन व सम्मान नहीं मिलता है, ऑप्शन सी घर के कामों को अदृश्य एवं अमहत्वपूर्ण समझा जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि घर के काम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहला कथन है घर के कामों को महिलाओं से जोड़ा जाता है, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है घर के कामों के बदले में वेतन व सम्मान नहीं मिलता है, ये भी कथन सत्य है। अगला कथन है घर के कामों को अदृश्य एवं महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो यह कथन भी सत्य है। यानी कि ये तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न लेते हैं, लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है। तो संविधान भी लैंगिक समानता लाने के लिए कदम उठा सकता है और समाज भी लैंगिक समानता लाने के लिए कदम उठा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। प्यारे विद्यार्थियों, यह हमारे अध्याय 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद 2 प्रश्न आपके लिए हैं, वो आपको अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 सितंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 जुलाई, ऑप्शन डी 26 जनवरी। यह पहला प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ऑप्शन ए
सोडियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी चांदी। साथ में आपको यही भी बताना है कि थर्मामीटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे अध्याय 3 और अध्याय 4 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अध्याय 5 और अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको अगले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप आसानी से पास कर लोगे। धन्यवाद।